हो गया हाँ हो गया। ग्रीन में लाइट कैसा है सर? हो गया सर, ऑन है सर, लगा लीजिए, काट देंगे वहाँ का। वरना कट जाएगा ना। हाँ सर, आराम से रहो। हाँ। चलिए, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं फ्रिज का रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब यहाँ पर ये होता है कि ये जो रेफ्रिजरेशन साइकिल इसको कहते हैं, लेकिन स्पष्ट समझ में आने के लिए रेफ्रिजरेटर का साइकिल लिख दिए हैं, ठीक है कि नहीं। तो फ्रिज का जो साइकिल होता है ये क्या है? ये कोई चढ़ने वाला साइकिल नहीं है। ये क्या है आपका? तो गैस प्रोसेस कैसे कैसे फ्रिज के अंदर करती है वही साइकिल है। जैसे कि आप पिछले पढ़े हैं क्लास में कि हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर एक विशेष प्रकार का गैस होता है जिसका नाम रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। यानी वो रेफ्रिजरेंट कई प्रकार का होता है, लेकिन हमारे जो फ्रिज एसी इस समय जो इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेंट वो फ्योन है ना। तो फ्योन जो गैस है उसका कमाल यही है कि उसको अगर आप गर्म करते हैं तो वो काफी स्पीड गति से गर्म होता है। मतलब गर्म होने की जो उसका औसत है वो बहुत तेज है, ठीक है। गर्म होने की औसत क्या है? बहुत तेज है। जैसे आप कोई वस्तु को गर्म करते हैं तो होता है ना, कोई धीरे धीरे गर्म होता है, कोई जल्दी गर्म होता है कि नहीं। तो इस रेफ्रिजरेंट जो होता है इसको गर्म होने का जो औसत है वो बहुत ज्यादा तेज है। यानी अल्प मात्रा की गर्मी को पाकर ये सुपर हीटेड हो जाता है। और जब इस गैस को गर्म करने के बाद अगर छोड़ दिया जाए तो ये गैस जब नॉर्मल होता है तो नॉर्मल होकर वो रुक नहीं जाता है, वो माइनस की तरफ में चला जाता है। और यही परिणाम है कि हमारा जब माइनस में जाता है तो कूलिंग हम उसको समझते हैं या कूलिंग उसको कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए गैस को गर्म कर देना और वो ठंडा हो जाए ऐसा आपको एक व्यवस्था तो सही नहीं है। तो इसके लिए सिस्टम बनाया गया। फ्रिज और एसी के अंदर क्या बनाया गया? सिस्टम, कि भाई इसको कहीं पर गर्म करो, कहीं पर इसको ठंडा करो, नहीं, और कहीं पर ये कूलिंग उत्पन्न करे। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस आज आपको हम अच्छी तरह समझाएंगे और बताएंगे इस मैप के माध्यम से, इस साइकिल के माध्यम से, कि रेफ्रिजरेटर आखिर कूलिंग क्यों करता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो आप आइस बॉक्स कहते हैं, बहुत लोग उसको चिलर बॉक्स कहते हैं, है ना, कूलिंग चेम्बर कहते हैं, तो जिसमें बर्फ का ट्रे रखा रहता है, देखा ना फ्रिज के अंदर क्या, तो जिसमें बर्फ जमता है उसके ऊपर से एक ढक्कन, रेफ्रिजरेटर का गेट खोलिएगा तो उसके अंदर एक बॉक्स होती है ना, और उसमें ढक्कन लगा होता है, तो वही कूलिंग चेम्बर है, वही ठंडा होता है। उसी के ठंडा से पूरे रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडी फैलता है ना। तो वो क्या है और कैसे कैसे उसके अंदर गैस जाती है और कैसे कूलिंग करता है, यानी आज ये कंप्लीट वीडियो से आप ये समझेंगे, आज के क्लास से ये समझेंगे कि फ्रिज कैसे कूलिंग करता है। अगर ये बेहतर आप समझ गए तो बनाना बहुत ही इजी है। कोई भी चीज अगर आप बेहतर समझने का प्रयास कीजिए, समझते हैं अगर बेहतर तो बनाना कुछ नहीं है, बहुत इजी होता है। समझते नहीं है, सीधा बनाते हैं तो वो नहीं क्लियर होता है ना। तो आइए आपको अब ये समझाते हैं रेफ्रिजरेटर का साइकिल और ये बोर्ड को बनाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हम सबसे पहले बनाएंगे कंप्रेसर। क्या बनाएंगे? कंप्रेसर। यहाँ पर हम शॉर्ट में इसको लिखेंगे COMP, यानी ये शॉर्ट नाम हो गया कंप्रेसर। कंप्रेसर में दो लाइन होता है, एक लाइन वह है जिससे गैस इसमें आती है, एक लाइन वह होता है जिससे गैस इससे बाहर निकलता है ना। और एक लाइन ऐसा भी होता है जिससे गैस इसके अंदर में भरा जाता है, यानी डाला जाता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग चार्जिंग लाइन कहते हैं। रेफ्रिजरेटर के पीछे ब्लैक कलर का मटका की तरह ये डिवाइस होता है ना। और इसमें 3 पाइप एंट्री किया हुआ रहेगा, आप देखेंगे तो एक जो होगा वो छोटा सा होगा और वो कहीं भी उसका लाइन गया नहीं होगा, वो होगा गैस चार्जिंग लाइन। क्या होगा वो? गैस चार्जिंग लाइन, ठीक है, गैस चार्जिंग, ठीक है, लाइन, इसको बोलते हैं गैस चार्जिंग लाइन, ठीक है।
यानी इस लाइन से इसके अंदर में गैस वहाँ पे भरा जी जाए। होगा हाँ बस, चार्जिंग में। अच्छा वो हो जाएगा। गैस चार्जिंग लाइन से हम क्या करेंगे, गैस चार्जिंग लाइन से जो है हम क्या करेंगे, गैस इसके अंदर रिफिल करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अब इसको बहुत सारे लोग जो है ये चार्जिंग का भी प्रश्न करते हैं, गैस कैसे चार्ज करेंगे, है ना। तो गैस चार्ज प्रोसेस आगे आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये अभी समझिए कि ये हमारा जो कंप्रेसर है इसके अंदर गैस डाला हुआ है, लेकिन अगर वो गैस डाला गया तो किसके माध्यम से, गैस चार्जिंग लाइन के माध्यम से, जो उसका तरीका होगा वो बताएंगे। अब ये कंप्रेसर क्या होता है, स्टार्ट होता है तो इसके लिए इसमें 3 पॉइंट होती है करंट देने के लिए। इसमें कितना पॉइंट होता है, सी, आर और एस। कितना पॉइंट होता है, एक पंखा और एक मोटर या कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण जितने भी है सब में 3 ही पॉइंट होती है, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। एक सेलिंग फैन का भी आप कनेक्शन करते हैं उसमें भी 3 ही पॉइंट, समझ गए ना। एक मोटर जो पानी वाला आप इस्तेमाल करते हैं उसमें भी 3 ही पॉइंट है, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। कॉमन पर न्यूट्रल सप्लाई आता है, रनिंग और स्टार्टिंग पर फेज आता है ना। तो ये जो करंट इस पर आएगा इसका आपको समझने के लिए वायरिंग डायग्राम बताया जाएगा, है ना, उसके माध्यम से आप समझेंगे। ये अभी साइकिल आपको बता रहे हैं। तो इसमें जब करंट आएगा तो ये कंप्रेसर क्या होगा, स्टार्ट होगा। कंप्रेसर के अंदर में आपको पिस्टन होती है, सक्शन डिस्चार्ज, उसके अंदर valve होता है, कनेक्टिंग रड होता है, बहुत सारी चीज होती है ना, जो कि प्रैक्टिकली आपको जो है पीछे वाले क्लास में बताया गया है। अब आइए ये जो कंप्रेसर है जब गैस को अपने द्वारा ये जब चलेगा तो सुपर हीट करेगा, यानी एक तरह से ये दो काम करता है, गैस को गर्म भी करता है और पंपिंग भी करता है। पंपिंग का मतलब खींचना और धकेलना, छोड़ना, ठीक है कि नहीं। अब ये जब ये गैस इसके अंदर है और उसको ये गर्म करके और जब ये आउट करता है तो ये भेजता है कहाँ, तो कंडेंसर में। कहाँ भेजता है, कंडेंसर। अब आइए कंडेंसर आपको यहाँ बताते हैं। हाँ, कंडेंसर भेजेगा फिल्टर में। कंडेंसर पहले हम समझ लेते हैं। हाँ, कंडेंसर भेजेगा फिल्टर में। सिंगल रिले वाला था कंडेंसर। सिंगल रिले ये कंडेंसर नहीं है, ये कंडेंसर आपका जो पड़े हैं टाइप ऑफ कंडेंसर, तो उसमें ये वायरमेंस कंडेंसर है। इसको नेचुरल भी बोलते हैं। देखिए ये कंडेंसर चैप्टर में आपको पढ़ाए हुए हैं
देखिए रेफ्रिजरेटर के पीछे आप इस तरह का एक जाली वाला लोहा का ब्लैक कलर का देखे होइएगा, है ना, यही आपका है कौन चीज, कंडेंसर। ठीक है, ये कंडेंसर है। और ये जो कंप्रेसर है, यहाँ से जो कंडेंसर में यहाँ जाकर ये ज्वाइंट होता है, क्या होता है, ज्वाइंट होता है। तो कंप्रेसर से जो लाइन हमारे कंडेंसर में जा रहा है, इस लाइन को हम कहते हैं डिस्चार्ज लाइन। क्या कहते हैं इसको, तो यहाँ पर लिखना होगा डिस्चार्ज लाइन। ठीक है, यानी डिस्चार्ज लाइन मतलब यहां से गैस आपका डिस्चार्ज हुआ, कहां से, कंप्रेसर से, और ये कंडेंसर में गया, और कंडेंसर से घूमते हुए ये गैस आपको अब आगे बढ़ रहा है। अब आपको ये गैस जाएगा फिल्टर के अंदर, कहाँ जाएगा, फिल्टर के अंदर। तो ये थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा लेते हैं। क्या शकील हाय क्यों कर रहा है, ज्यादा ही मेहनत हो रहा है क्या। चलिए, तो ये आपका हो गया फिल्टर, क्या नाम है इसका, फिल्टर। यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए फिल्टर। ओके, उसके बाद अब आपको यहाँ पर हम बनाते हैं इवापोरेटर। अच्छा सर, अब हमको समझ में आया। आ जाएगा पूरा, जब बन जाएगी उसके बाद फिर समझाएंगे इसको, पूरे डिटेल में समझाएंगे। अब हेडिंग समझ में आया हमको, हाँ, साइकिल का मतलब समझ में आया। गैस जो है ना साइकिल की तरफ परिक्रमा कर रहा है। जैसे हम लोग जैसे बादल का जैसे बारिश होता है ना सर, और जैसे पानी ऊपर जाता है और वो हमेशा साइकिल में बदलते रहता है। हाँ, वाष्पीकरण विधि, वाष्पीकरण विधि, ठीक, वही हो रहा है सर। हाँ, चलिए समझ गए, अच्छा है। और जो और नहीं भी समझे होंगे, ये फिगर बनाने के बाद पूरी अच्छी तरह आपको हम समझाने वाले हैं। ये आपका है एवापोरेटर, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्यूमिनेटर। और ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं सक्शन लाइन। ठीक है, अब ये आपका बनकर हो गया तैयार। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको, जैसे निकल के जाता है। ये कैपिलरी है। ठीक है, अब आइए समझिए, कंप्लीट अब आपको समझ में आएगा। देखिए, हमारे पूरे फ्रिज के अंदर जो गैस का प्रोसेस है, यही सिद्धांत पर है ना, और ये इतना ही फ्रिज के अंदर होता है। अब देखिए, होता क्या है कि जो नहीं जानने वाले हैं उनको लगता होगा कि फ्रिज तो बहुत बड़ी मशीन है। क्यों, क्योंकि 4 फीट का मशीन है ना, 3.5 फीट का मशीन है, उसके अंदर बहुत सारे पुर्जे होंगे, ऐसा बात नहीं है। उसके अंदर में वायरिंग का कुछ कंपोनेंट्स होता है, जैसे बल्ब हो गया, डोर स्विच हो गया, रिले, बस पीसीबी बोर्ड हो गया, तो ये इतना रहेगा। लेकिन जो गैस का प्रोसेस करना है, जो कूलिंग करता है, तो वो उसका बस इतना ही सिस्टम होता है। बहुत इजी है, आपको अब समझना होगा। तो वायरिंग का जो प्रोसेस है वो इसके बाद वाले में आपको पढ़ाएंगे। तो वायरिंग से फायदा यही है कि जब हम करंट देते हैं, तो वायरिंग से करंट जब मेरे फ्रिज के अंदर जाता है, तो दुइये को उपकरण करंट पे चलता है। एक बल्ब फ्रिज के अंदर लगा होता है, क्या चीज, बल्ब,
जो गेट खोलते हैं तो रोशनी देता है ना जी। अरे बल्ब क्यों लगा रहता है फ्रिज के अंदर? क्योंकि अंधेरा में अगर आप कोई भी चीज निकालने जाएंगे और उसके अंदर रोशनी नहीं रहेगा तो आपका खाने पीने का कोई भी सामान अगर रखें तो वो गिर सकता है ना, इसके लिए उसके अंदर बल्ब। तो वो बल्ब को चलने के लिए, दूसरी नंबर ये कंप्रेसर को चलने के लिए, बस दो ही उपकरण को चलने के लिए फ्रिज में करंट दिया जाता है, कंप्रेसर को चलने के लिए और बल्ब को समय समय पर जलने के लिए। बस करंट का यही काम है। मान लीजिए करंट हम अगर इसमें देते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर तो ये कंप्रेसर में आएगा, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग में। अब कैसे आएगा वो मैप के माध्यम से हम आपको फिर बताएंगे, है ना। अब आइए, जब गैस इसके अंदर हमारे कंप्रेसर के अंदर अगर भरा हुआ है और करंट इसको अगर दिया गया तो ये कंप्रेसर मेरा क्या होगा, स्टार्ट। ठीक है, इसके अंदर में लगे पुर्जे, इसके अंदर लगे मोटर के माध्यम से घूमने लगेगा। यानी इसके अंदर आपको एक मोटरसाइकिल का जो सुने होइएगा पिस्टन होता है, हेड ब्लॉक है ना, रिंग है, कनेक्टिंग रड है, क्रेंक है, वो सारी चीजें इसके अंदर होती है, समझ गए। इसके अंदर भी लुब्रिकेंट मतलब मोबिल होता है, जिसको आप लुब्रिकेंट ऑयल जो कहते हैं। इंजन में, कोई भी इंजन में घर्षण से बचाने के लिए लुब्रिकेंट ऑयल रखा जाता है, इसके अंदर भी ऑयल रहता है, ठीक है ना, ताकि इसके अंदर जो मोटर जो है जब उस मैकेनिकल पार्ट्स को घुमाएगा, ठीक है, तो घर्षण होगा, समझ गए। तो वो ऑयल उसको जो है क्या करेगा, घर्षण से बचाने का काम करेगा। देखिए, इसका दो तरीका है, एक आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं और एक बदल भी सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अगर रिपेयर का बात किया जाए तो रिपेयर आसानी से होता है, इसके अंदर में जो भी पार्ट्स है आप बदल कर रिपेयर कर सकते हैं, है ना। और अब मान लीजिए पूरी स्थिति कंप्रेसर का खराब है, मोटर भी उसके अंदर अगर जल गया है, प्रेशर भी डाउन हो गया है, तो वैसे कंप्रेसर को आपको बनाने में जितना खर्च आएगा उतना में नया आ जाएगा। क्योंकि आप जब बनाने जाते हैं तो जो भी पार्ट्स है वो आप क्या है मतलब परचेज करते हैं, तो वो पार्ट्स क्या होता है, एक एक पार्ट्स अगर आप खरीदते हैं तो वो महंगा पड़ता है ना, महंगा पड़ता है। फिर उसकी वाइंडिंग करना है, कॉइल जला हुआ है उसको, अच्छा इसको जो बनाना है तो इसको लेथ पर कटिंग कराना पड़ता है, या उसके लिए अगर आप लेथ रखे हैं तो उसका कटिंग करना होगा, इसको निकालना पड़ेगा, है ना। उसके अंदर का जो पुर्जा टूटा हुआ है, खराब है, उसको बदल कर फिर वेल्डिंग करना होता है। तो इस तरह से इस पर लेबर कॉस्ट ज्यादा पड़ जाती है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंप्रेसर नया है, 2-4 साल चला हुआ है और उसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो पूरी चीज तो खराब नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका पिस्टन भी बदलना पड़े, कनेक्टिंग रड भी बदलना पड़े और मोटर भी अंदर में जला हुआ है, तो सब काम करने का मतलब खर्च ज्यादा आ जाता है। इसलिए रिपेयरिंग उस हालात में आपके ऊपर है, नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपको इच्छा है कि करना है, नहीं जितना खर्चा हो जाए तो आप कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये आपकी मानसिकता है, कस्टमर जो आपसे रिपेयर कराने वाले हैं उनकी मानसिकता है कि भाई हम इसको रिपेयर कराए या नया लगाए, है कि नहीं। लेकिन आपको इसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए कि अगर कंप्रेसर खराब होता है तो हमको बनाने आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। ये आपको पहला प्राथमिकता ध्यान रखना है। अब आइए समझना यह है कि जब ये कंप्रेसर को करंट मिला और इसके अंदर गैस है तो ये कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, अच्छा ये कंप्रेसर बहुत साइलेंट होती है, आवाज इसका सुनाई नहीं देगा, हाथ रखिएगा तो कंपन करेगा, ठीक है कि नहीं। तो जब ये कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो इसके अंदर जो गैस है उसको सुपर हीट करेगा और पंपिंग के साथ यानी काफी प्रेशर के साथ आउट करेगा। तो जिस लाइन से आउट करेगा ये गैस, इसी पाइप से आउट करेगा। ये पाइप के अंदर में छिद्र रहता है, इसी से गैस आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, है ना। तो अब देखिए, ये जो कंप्रेसर आपका है, गैस को जब सुपर हीटेड किया तो ये क्या चीज से सुपर हीटेड किया, पिस्टन की सहायता से, समझ गए कि नहीं। इसके अंदर में क्रैंक, कनेक्टिंग रड, जैसे इंजन में देखते हैं ना पिस्टन ऊपर नीचे चलते रहता है, उसी तरह से इसमें पिस्टन है और उस पिस्टन के घर्षण से यानी गैस को सुपर हीटेड करता है, समझ गए। और ये जो कंप्रेसर आपके रेफ्रिजरेटर में लगता है, तो टाइप ऑफ कंप्रेसर में पिछले क्लास में आप पढ़े हैं कि रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी, सेंट्रीफ्यूगल, बहुत सारे कंप्रेसर होती है ना। जिसमें रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कंप्रेसर लगा है ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर का क्या नाम है, रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है कि नहीं। अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है ये गैस को जब सुपर हीटेड करेगा, कोई भी रेफ्रिजरेटर हो, अभी तक रेसिप्रोकेटिंग ही आ रहा है, आने वाले समय में क्या आएगा कोई नहीं जान रहा है, लेकिन अभी तक रेसिप्रोकेटिंग ही आता है। और ये रेसिप्रोकेटिंग में पिस्टन की मदद से गैस सुपर हीटेड होता है। इसके अंदर क्रैंक, कनेक्टिंग रड, मोटर, पिस्टन ये सब लगा होता है ना।
तो ये गैस को जब सुपर हीटेड करेगा तो ये आउट करेगा, तो जिस लाइन से आउट करेगा इस लाइन को क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज लाइन, यानी उससे डिस्चार्ज कर रहा है। अब डिस्चार्ज लाइन से जब आउट होगा तो ये डिस्चार्ज लाइन को अगर आप छूते हैं तो लगेगा कि हाथ जल गया। क्यों? काफी गैस गर्म होता है और काफी प्रेशर में गैस निकलता है, ठीक है। और निकलने के बाद ये यहाँ से आपका कंडेंसर शुरू होती है, जो ये कंडेंसर आपका यहाँ तक जाकर ये इंड हो जाता है ना। तो ये कंडेंसर यहाँ से अब गैस घूमना शुरू हुआ। अब जैसे जैसे इसमें गैस घूमेगा तो टाइमिंग तो लगेगा ही, और ये पाइप में घूमते घूमते गैस क्या होता है? ठंडा जाता है, यानी गैस नॉर्मल होने लगता है। ठंडा का मतलब ये मत समझिए कूलिंग करने लगेगा, नहीं, ये गैस अपने ही, जैसे आप कोई चीज को गर्म करते हैं उसको जब छोड़ देते हैं तो नॉर्मल होने लगता है ना जी, बात समझ रहे हैं ना, यानी उसकी गर्मी कम होने लगती है। उसी तरह से इसमें गैस अपना जो है गर्मी कम करेगा। तो इसीलिए कंडेंसर में आपको पीछे पढ़ा है कि इसका परिभाषा कहता है कि वैसे उपकरण जो रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा का शोषण करता है, क्या करता है? रेफ्रिजरेंट ये ऊष्मा को शोषण हाँ, रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा का जो शोषण करता है, ये अर्थात रेफ्रिजरेंट को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ कन्वर्ट करता है, वह कंडेंसर कहलाता है ना। तो इस कंडेंसर में हमारा क्या है? प्रेशर भी थोड़ा सा डाउन हुआ और टेम्परेचर भी डाउन हुआ, यानी उसके ऊष्मा को ये शोषित किया। ये कंडेंसर आपके रेफ्रिजरेटर के पिछले भाग में लगा रहता है, देखो ये जाली की तरह होता है। अच्छा, ये जो पाइप है, ये कंडेंसर क्या एक तरह का ट्यूब को मोड़कर बनाया गया है, और इस पर जो पतली पतली जो लाइन देख रहे हैं ये सपोर्ट में है। ये जो लाइनिंग आप पतली पतली देख रहे हैं, इस लाइनिंग जो है ये मत समझिएगा कि पाइप के भीतर घुसा हुआ है, नहीं, बाहर से उसको सपोर्ट के रूप में लगा रहता है। अब देखिए कंडेंसर से गैस आपका ठंडा गया, मतलब नॉर्मल हुआ। उसके बाद में ये गैस आगे चला गया फिल्टर में। कहाँ चला गया? तो फिल्टर का काम होता है गैस को छानना। क्या काम होता है इसका? गैस को छानना, शुद्ध करना, है ना। और ये गैस को छानने और शुद्ध करने का काम करता है, यानी इसके अंदर जैसे तेल को छानने के लिए फिल्टर है, उसी तरह से गैस को, इसके अंदर जाली होता है ना। गैस को क्या करेगा? छानेगा। अब देखिए छानने का इसका कारण ये है कि कंप्रेसर के अंदर तो घर्षण से गैस उत्पन्न होता है, तो हो सकता है उसमें थोड़ा मोड़ा कण चला जाए। दूसरी नंबर इसके अंदर लुब्रिकेंट मोबिल रहता है, थोड़ा बहुत तेल, बहुत सारी चीज है कि नहीं, तो उसमें गैस जो है थोड़ा सा अशुद्ध होने का डर रहता है। तो ये फिल्टर, इसके अंदर में जाली होता है, एक तरह से क्या होता है? इसके अंदर जाली होता है जो कि गैस को छानेगा। कंप्लीट। दूसरी नंबर बात, इसके अंदर एक विशेष प्रकार का केमिकल भी होता है, एक केमिकल जिसका नाम है सिलिका जेल। क्या नाम है? सिलिका जेल। सिलिका जेल का इसके अंदर में लेप होता है अंदरूनी भाग में, यानी कि फिल्टर के चारों तरफ से अंदरूनी भाग में समझिए तो उस जो फिल्टर है उसका एक ऊपर दीवार होगा, एक अंदर में दीवार होगा ना, तो अंदरूनी दीवार में सिलिका जेल का लेप होता है। क्या होता है? सिलिका जेल। तो सिलिका जेल का जो इसमें लेप होगा, ये आपका जो अंदर में ये सिलिका है जेल का जो लेप होगा, तो ये सिलिका जेल क्या करता है? नमी को समाप्त करता है। यानी नमी का मतलब जो गैस है, तो गैस तो इसके अंदर जो जाली है उसको छानेगा, लेकिन गैस में नमी नहीं होना चाहिए। मतलब गैस में नमी समझते हैं ना, नमी का मात्रा अगर रहेगा तो गैस की शक्ति कमजोर हो जाती है ना। जैसे कि पिछले आपको पढ़ाए हैं कि गैस को नमी के संपर्क में आते ही गैस की कैपेसिटी कम होने लगती है, यानी घटने लगती है कि नहीं है। तो उसी तरह से इसमें सिलिका जेल का लेप है, जो गैस के अंदर अगर किसी कारण का नमी है तो उस नमी को ये समाप्त करता है। उसके बाद अब गैस आपको शुद्ध भी हो गया है और आगे चलता है कैपिलरी। कैपिलरी जो है एक्सपेंशन का काम करता है। जैसे कि एक्सपेंस माने होता है फैलना, ठीक है, मतलब प्रेशर के साथ फैलना, है ना। जैसे आप मुंह में एक कुल्ला पानी भर लीजिए, ठीक है, बचपन में आप लोग सब लोग किए होइएगा, हमको जहाँ तक मालूम है सर, फैला कर, यानी हाँ, फुहारा मार, यानी बचपन में आप मुंह में पानी डाले और एक बार ऐसे किए तो ये क्या हुआ? पानी जो है फुहारा की तरह बन गया। क्या बन गया? फुहारा की तरह बन गया। यानी कहने का मतलब ये पानी जो आपके मुंह से जब निकला, ठीक है ना, तो वो एकदम एक्सपेंस हो गया, यानी वो प्रेशर के साथ धुआं धुआं हो गया, है ना। जैसे आजकल आप अगर डीजल इंजन के बारे में जानते होइएगा थोड़ा भी, तो जितने भी डीजल इंजन की इंजन वाली मशीन है तो उसमें एक नोजल होता है,
ठीक है, जब उसके नोजल से तेल जो निकलता है तो एकदम धुआं धुआं करके आउट करता है, जो पिस्टन पर देने का काम करता है। अच्छा, आप सबके पास बाइक है, बाइक में कार्बोरेटर का नाम सुने होइएगा। कार्बोरेटर में दो चीज आता है, टंकी से तेल आता है और एयर जो कैलेंडर होता है, देखे ना, उससे हवा जाता है। तो वो कार्बोरेटर जो है तेल जो टंकी से लेता है तो सीधे इंजन में नहीं भेज देता है, उस हवा में तेल को धुनाई करके भाप की तरह बना के जाने देता है। जैसे देखिए ये ठंडे के मौसम में अगर कोहरा गिर रहा है, मतलब कुहासा गिर रही है ना, जिसको कहते हैं हम लोग छोटा थोड़ा थोड़ा बर्फ गिर रहा है, तो कैसे होता है वो, चलिएगा उसमें तो आपके शरीर पर, हाँ भाई, शरीर पर, बाल पर देखिएगा हल्का पानी का फुहारा जैसे बन जाता है। तो हवा में क्या हो जाता है, मतलब पानी का नमी मिला होता है, उसी तरह से ये भाप की तरह एक्सपेंस करता है। तो यहाँ पर एक्सपेंस होने का कारण एक और है कि ये जो मोटा पाइप से जो गैस है जब पतले पाइप से गुजरेगा, अब देखिए जैसे ये पाइप का मोटाई क्वार्टर साइज होता है। क्वार्टर साइज का मतलब आपके जो सबसे छोटी वाली उंगली है इतना मोटा पाइप है, और इसके इतना मोटा इसके अंदर छिद्र है, इससे थोड़ा सा मोटा होगा। आप किसी का उंगली ज्यादा मोटा हो तो आप भी गलत होगा। यानी आप 3 रुपए का जो आजकल पेन जो चल रहा है, लिखो एंड फेंको, इस पेन की मोटाई के बराबर जो है ये पाइप रहता है ना। तो इतना पतला, इतना मोटा पाइप का गैस जब आप एक पेन के लीड जो देख रहे हैं आप, उतना से भी पतला पाइप से गैस को जब गुजारिएगा तो गैस जब यहां से निकलेगा तो यहाँ पर क्या हाल होगा उसका, काफी वो गैस स्पीड में निकलेगा। यानी इस क्रिया को हम कहेंगे एक्सपेंस कर गया। क्या कहेंगे, यानी गैस को तोड़ देता है, पूरा धुनाई कर देता है। जैसे भी आपको कार्बोरेटर से बोले ना, तेल को धुनाई करके भाप बना के इंजन पर दिया जाता है कि नहीं, उसी तरह से ये गैस जब एक्सपेंस होगा तो इसकी कूलिंग करने का क्षमता बढ़ेगी। यानी ये गैस जो है ना, यहाँ पर गर्म हुआ था, यहाँ ठंडा हुआ था, तो उसके बाद ये कूलिंग फिल्टर होते ही कूलिंग करने के मोड में आ जाता है। यानी अगर इसको एक्सपेंस नहीं भी कीजिएगा तो आगे जाके ये कूलिंग करेगा, लेकिन उतना कूलिंग नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उसकी और ज्यादा कूलिंग करने के लिए इसको एक्सपेंस किया गया। क्या किया गया, एक्सपेंस किया। यानी कौन किया, कैपिलरी। और जब कैपिलरी जब इसको एक्सपेंस किया तो ये गैस झाग के जैसे बन जाएगा। किस रूप में बन जाएगा, झाग की तरह बनेगा, और पूरे एवापोरेटर में गैस झाग की तरह बनकर चलने लगेगा। बस एवापोरेटर में पूरा माइनस में गैस जो है ना असर करेगा, यानी गैस अपना असर छोड़ने लगेगा। यानी गैस इतना असर छोड़ेगा कि इस पाइप को हाथ से आप पकड़ नहीं सकते, इतना ठंडा करेगा, माइनस में ठंडा करेगा। यानी आपका जब एक्सपेंस होता है ना तो यहाँ पर इसकी कूलिंग जो स्पीड है वो मिनिमम -10 से लेकर -32 तक के बीच होता है। अब ये कंप्रेसर मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कितना बेहतर है। तो माइनस, अगर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस अगर ये एक्सपेंस होने के बाद कूलिंग कर रहा है तो क्या -20 को पकड़ा जा सकता है, पकड़िएगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं पकड़ पाइएगा। तो इतना ज्यादा ये यहाँ पर ठंडा उत्पन्न होने लगता है, और इस तरह से गैस कूलिंग करते 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 और आ जाता है कहाँ, क्यूमिनेटर। क्यूमिनेटर एक मोटा सा पाइप है, ये कोई मशीन नहीं है, ये एवापोरेटर का ही भाग है। तो जो गैस इस पतले पाइप में कूलिंग नहीं कर पाता है वो आकर जब यहाँ पर रुकता है, आ जाइए, जो वो गैस आपका क्या है, यहाँ जो कूलिंग नहीं कर पाता है वो यहाँ पर कूलिंग करता है। ठीक है, वहां पर कैमरा लगा हुआ है आपके पीछे, आराम से बैठिए, यहाँ आ जाइए, यहाँ दूर, यहाँ बैठिए सीधे आराम से। तो ये जो गैस हमारा ये आपको पहले जो एवापोरेटर में कूलिंग नहीं कर पाया वो गैस मेरा क्या होगा, क्यूमिनेटर में कूलिंग करेगा। कहाँ कूलिंग करेगा, क्यूमिनेटर में। अब देखिए क्यूमिनेटर भी एवापोरेटर जैसे पाइप ही है, लेकिन एक मोटा सा पाइप है। क्या है, मोटा सा पाइप है। अब इसमें जो गैस आपका कूलिंग किया और कूलिंग करने के बाद ये गैस अब एक नॉर्मल गैस की तरह बन जाएगा। यानी जैसा आपका पहले था वैसा, लेकिन उतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं होगा, फिर भी ठंडा रहेगा, और ये गैस अब ऐसे होते हुए इधर आएगा। तब तक कंप्रेसर मेरा क्या करता है कि कंप्रेसर करता यही है कि गैस को खींचने का काम करता है। जैसे ही गैस को इधर, मान लीजिए इसके अंदर गैस है तो ये दे दिया, लेकिन उसके बाद इसके पास गैस खत्म हो जाती है, तो ये सक्शन लाइन से गैस को क्या करता है, खींचता है।
सक्शन लाइन से क्या करता है, ये गैस को खींचने का काम करता है। यानी कहने का मतलब आपका ये सक्शन लाइन से गैस कंप्रेसर खींचेगा और डिस्चार्ज से कंटिन्यू करते रहेगा। तो अब ये मतलब जब तक आपका ये कंप्रेसर चल रहा है तब तक इधर से गैस को लेते रहता है और उसको गर्म करता है, और ये क्रिया मतलब कंटिन्यू चलते रहती है। गैस आ भी रहा है, सुपरहीट भी हो रहा है, डिस्चार्ज से आउट भी हो रहा है, कंडेंसर में ठंडा भी हो रही है और नॉर्मल हो रही है, फिर फिल्टर में शुद्ध भी हो रहा है, कैपिलरी एक्सपेंस भी कर रहा है, एवापोरेटर में कूलिंग भी हो रहा है। जो गैस एवापोरेटर में कूलिंग नहीं किया वो एवापोरेटर के अंतिम भाग क्यूमिनेटर में कूलिंग कर रहा है और सक्शन लाइन से कंप्रेसर खींच रहा है। यह क्रिया चलते रहती है। अब ये क्रिया जब आपको ऐसे चल रही है तो ये क्या बना रही है, साइकिल। इसीलिए इसको कहा जाता है साइकिल। समझ गए कि नहीं। यानी ये वो एक मैप है, वो डायग्राम है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जब हम गैस डालते हैं तो कौन कौन से उसका पार्ट्स मिलकर कूलिंग करता है, ये पूरे से आप सीख गए। समझ गए कि नहीं। इतना ही चीज आपके रेफ्रिजरेटर में है। यानी एक तरह से देखा जाए तो रेफ्रिजरेटर में कूलिंग करने के लिए 5 चीज हैं। पहला कंप्रेसर, दूसरा नंबर कंडेंसर, तीसरा नंबर फिल्टर है, चौथा नंबर कैपिलरी और पांचवा नंबर एवापोरेटर। यानी एवापोरेटर मींस कूलिंग चैम्बर। ठीक है। तो ये गैस का कमाल है और ये गैस आपका जो है इस तरह से साइकिल बनाते रहती है और कूलिंग होती रहती है। अब देखिए आप यहाँ पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि अगर कूलिंग लाइन दे दिए होते रहती है तो हाँ बात सही है, होते रहती है, लेकिन इसका लाइन तभी कटेगा जब वायरिंग देना पड़ेगा। तो उसमें आपको हम समझाएंगे। इसके अंदर थर्मोस्टेट रहता है वायरिंग में, ठीक है ना। जैसे कैसे आप प्रेस आयरन है, बहुत सारे चीज में देखा ना, थर्मोस्टेट कट गया तो आपका हीट होना बंद हो गया, यानी ऑटोमेटिक। उसी तरह से रेफ्रिजरेटर के अंदर भी थर्मोस्टेट लगा रहता है। जो भी कूलिंग आपके एवापोरेटर में जितना आप सेट किए हैं उतना कूलिंग पूरा होगा तो वो थर्मोस्टेट कंप्रेसर के लाइन को कट कर देता है, जिससे कंप्रेसर बंद हो जाती है। जब कंप्रेसर बंद तो फिर कूलिंग रुक जाता है और वह कूलिंग धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर जब कूलिंग कम होगा फिर थर्मोस्टेट सेंस करते रहता है, वो फिर क्या करेगा, वो तुरंत जो है आपको ऑन होगा तो फिर कंप्रेसर को सप्लाई देगा, फिर कंप्रेसर स्टार्ट होगा, फिर वो अपना साइकिल बनाने लगेगी। इस तरह से हमारा रेफ्रिजरेटर चालू बंद कंटिन्यू होते रहती है और आप अंदर में जितना आप सेट किए हैं उतना कूलिंग को बरकरार रखती है ना। तो ये कंप्लीट साइकिल है और इसमें समझ में आ गया। किसी को कुछ इसमें प्रश्न पूछना है, बोलिए। सर जैसे कि वो पूरा साइकिल करते रहता है तो यहाँ से तो डिस्चार्ज लाइन से जाता है, कंडेंसर में फिल्टर में होके जाता है, फिर वापस आता है सक्शन लाइन से अंदर जाता है, बिल्कुल में जाता है। तो फिर वहां से फिर वापस ही क्यों जाएगा? उसके बाद कहीं से तो गैस निकलेगा ना, फ्रिज में जाएगा ठंडा होने के लिए। देखिए ये ही तो फ्रिज है ना आपका। कौन? ये आप जैसे कि अब समझ में आपको नहीं समझ में आया, हमको लग रहा है ये ही तो फ्रिज है आपका। फ्रिज आप किसको कर रहे हैं? फ्रिज तो आपका यही है। अभी आपको वीडियो शुरू करने से पहले हम बताए हैं कि फ्रिज के अंदर यही एवापोरेटर है। जब आप फ्रिज के अंदर गेट खोलते हैं तो एक बॉक्स नजर आता है, हाँ। जिसको हम क्या बोलते हैं, एवापोरेटर। अच्छा, आपको टाइप ऑफ एवापोरेटर भी पढ़ाए हैं, इंटीग्रेटेड टाइप, ट्यूब टाइप, प्लेट ट्यूब टाइप, जिसमें प्रैक्टिकली आपको हम बताए थे कि रेफ्रिजरेटर के अंदर यही एवापोरेटर है। जो कि इससे पहले आप लाइए तो एवापोरेटर उठा वहाँ रेफ्रिजरेटर से निकाल उठा के ले लो, समझाइएगा धीरे से। एवापोरेटर है और वही एवापोरेटर आपका कूलिंग करता है। क्या करता है? वही एवापोरेटर फ्रिज के अंदर में सिर्फ एक डब्बा जो है वही डब्बा कूलिंग करता है। देखिए ये आपका एवापोरेटर है ना, देख रहे हैं ना। तो ये एवापोरेटर, इसको आपको फ्रिज के अंदर बड़ा अच्छा ढंग से प्लास्टिक का कवर ववर लगा के बनाया है। यही आपको आइस बॉक्स है और ये आइस बॉक्स जो आपको एवापोरेटर है, देखिए इस पर क्या है, पाइप लपेट के बनाया गया और ये क्यूमिनेटर है, देख रहे हैं ना, ये क्यूमिनेटर यहाँ बना है। तो यही तो फ्रिज है ना। आप क्या सोच रहे हैं कि कहीं और जगह ठंडा होने वाला है? वाह तो आप दिमाग को बहुत आगे तक ले जा रहे हैं। समझ में आया? और किसी को कोई प्रश्न है? ये देखिए फ्रिज ही है, ये दूसरा कुछ नहीं। आपको क्या लिखे हैं? रेफ्रिजरेटर का साइकिल, यानी फ्रिज के अंदर जो गैस प्रोसेस है। मेन बात है कि आप लोग अलग अलग अभी तक पढ़े हैं। जैसे कंप्रेसर पढ़े तो उसका प्रैक्टिकल कर लिए,
कंडेंसर पढ़े तो उसका प्रैक्टिकल कर लिए, क्यूमिनेटर कैपिलरी फिल्टर पढ़े तो उसका प्रैक्टिकल कर लिए, एवापोरेटर पढ़ लिए तो उसका प्रैक्टिकल। तो आपको दिमाग में है कि एवापोरेटर ऐसा होता है, लेकिन अब आपको दिमाग में है कि फ्रिज कैसा होता है। तो फ्रिज का भी प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आप जो अलग अलग पढ़ाए हैं आपको कंप्रेसर, वो आपको ये है वो जो दिखाएंगे, अब कंप्लीट फ्रिज के अंदर दिखाएंगे। कंडेंसर जो है ये देखिए वो पिछले भाग में लटका रहता है। उसके बाद में ये फिल्टर है जो इस कंडेंसर के ठीक नीचे ये फिल्टर रहता है। उसके बाद में ये कूलिंग चेंबर जो है एवापोरेटर, यही आप गेट खोलते हैं तो इसी के जो बॉक्स अभी आपको दिखाए हैं यही बॉक्स कूलिंग चेंबर है। और बाकी क्या है? अलमीरा है। बाकी क्या है? अलमीरा है। यानी ये अलमीरा जितना भी बड़ी सड़ी जो देखते हैं वो कुछ नहीं है, सब बड़ी अलमीरा है। कूलिंग चेंबर जब ठंडा होता है तो उसी का ठंडा पूरे रेफ्रिजरेटर में फैलता है। बस यही तो रेफ्रिजरेटर है। ओके, तो चलिए समझ में आ गया। अगर इसमें फिर कोई दिक्कत होगा तो कल के क्लास में बताइएगा, फिर समझाएंगे। और देखिए अगर ये प्रैक्टिकली, जैसे कि ये तो आप थ्योरिकल पढ़ रहे हैं, तो जब आप इसके बाद डायग्राम पढ़ेंगे और उसके बाद जब रेफ्रिजरेटर को हम खोलेंगे तो उसमें कंप्रेसर में कैसे, जैसे जैसे यहाँ आपको हम गैस का प्रोसेस बताएं वैसे रियल में आपको उस पर भी बताएंगे, फ्रिज के ऊपर भी, है ना। और उसका कंडेंसर, फिल्टर, एवापोरेटर, ये सब उस अलमीरा से, यानी रेफ्रिजरेटर को अलमीरा कहिए, उसके अंदर से सारा को बाहर निकाला जाता है और एक एक को आपको समझाया जाएगा। और फिर सबको जोड़ना, वेल्डिंग करना, गैस चार्ज करना, बहुत सारी चीजें भी पढ़ना है ना। तो ये सिर्फ था कि फ्रिज के अंदर में गैस जब हम डालते हैं तो वो कैसे कैसे किन किन मशीन से गुजर कर और किन किन स्टेप कंप्लीट करके कूलिंग करता है, ये कहानी आपका था। ठीक है, ओके।